हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज पुरुषोत्तम सर और आज मैं एक नया सीरीज ऑफ वीडियो शुरू कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं और आप सबको इन्फॉर्म कर भी दिया है दैट सॉलिड स्टेट, इस टॉपिक पर आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 30 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। और एंड दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट वीडियो फॉर द पीवाईक्यू सीरीज। और ऐसे सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स को अपन धीरे धीरे कवर करेंगे। ये तो अपना 12th का पहला टॉपिक रहेगा। जो भी रिसेंटली नीट या जेईई मेंस के क्वेश्चंस हुए हैं उसको अपन ने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। एंड लेट्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। So 30 previous year questions we are going to see which involve NEET as well as JEE मेंस के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस माध्यम से मैं आप सबके साथ फिर से एक बार जुड़ रहा हूँ। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक। किसी भी टॉपिक का अगर एक बार आपका पढ़ाई हो चुका है तो इसको जरूर देखना चाहिए। ये तो आपको टॉपिक पढ़ने के बाद भी हेल्प करेगा और 1-2 महीने के बाद जब आपको लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा भूल चुका होगा तो बस ये पीवाईक्यू सीरीज निकाल करके एक बार देख लो। दैट्स इट, कॉन्फिडेंस फिर से बूस्टअप हो जाएगा अपना। और अगर आप फाइनल एग्जाम के लिए जा रहे हो, जैसे नीट की फाइनल एग्जाम कर रहे हो या फिर जेईई मेंस की फाइनल एग्जाम को जा रहे हो, तो भी ये एक बार वीडियो आपको जरूर देखे जाना चाहिए। फास्ट प्रिपरेशन आपका होता रहेगा। सो लेट्स बिगिन। आई एम सो हैप्पी। देखो ये क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, नीट 2021 का ये क्वेश्चन है और कितना खुशी हो रही है मुझे। क्यों? तो दिस इज माय नोट्स जो मेरे पर्सनल हैंडराइटिंग में मैं बच्चों को दे देता हूँ, नोट्स देता हूँ हर साल, राइट। आई हैव इन्वॉल्व वेयर इज दिस आंसर इन माय नोट्स। ठीक है ना, अपने नोट्स में मैंने जो आपको क्लास में पढ़ाया है, ऑनलाइन में जब पढ़ा रहा था तो उसमें कहां पर ये पॉइंट आ चुका था या फिर अपने नोट्स में वो कहां पर पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अभी टॉपिक नहीं है, पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली वैल्यूज के साथ जो दो नीट 2021 के क्वेश्चंस आए थे वो अपने नोट्स में से हैं। सो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज देयर प्रेजेंट इन द नोट्स। आई विल ट्राई टू शो कि वेयर हमने कहां पर वो हमने पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, देखो द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रावियस लाइटाइसिस। ठीक है ना, 14 टाइप्स ऑफ ब्रावियस लाइटाइसिस है। हाँ भाई पता है 14 टाइप्स होता है टोटल। तो उसमें कितने बॉडी सेंटर उसमें से कितने हैं? देखो आपको क्या ये चार्ट याद आ गया? ठीक है ना, ये चार्ट आ गया होगा। इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक भी अपन ने क्लास में डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। कई तेरा वो राम, मन क्लीन तो सब क्लीन, हार गया रावण। देखो क्यूबिक है, कई होती है। तेरा टेट्रागोनल, ओ राम। ठीक है ना, ऐसा करके अपन ने पूरा मन क्लीन तो सब क्लीन, हार गया रावण, ऐसा पूरा एक जबरदस्त ट्रिक बना दिया है। उसमें से बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितने हैं? आप लोग मुझे आंसर डालते जा सकते हो। कीप चैटिंग योर आंसर्स। ठीक है ना। सो जैसे देखिए यहां पर है, आपको मैंने बताया कि क्यूबिक में 3 वैरायटीज होते हैं। वो तो बेसिक है। प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। उसके अलावा मैंने आपको 2 वर्ड याद रखने के लिए बोले थे। टीबी, टीबी मतलब टेट्रागोनल में बॉडी सेंटर एक होता है। और ये ऑर्थोरोम्बिक, हमारी ट्रिक में ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या वर्ड आता है? ओ राम। क्या वर्ड आता है भैया? ओ राम, ऑर्थोरोम्बिक। और उनमें सभी क्वालिटी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितने वैरायटीज पॉसिबल है उतने। प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और हैंड सेंटर। तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। इसके बाद में आपको मैंने और एक वर्ड बोला था ME, मतलब मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर एक एक्स्ट्रा होता है। किसके अलावा? प्रिमिटिव के अलावा। और बाकी सब में सिर्फ प्रिमिटिव होता है। दैट इज व्हाई बॉडी सेंटर्ड सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? ये क्यूबिक में एक होगा, टेट्रागोनल में होगा और ऑर्थोरोम्बिक में होगा। ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या हो गया? फोर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 3 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स आउट ऑफ द 14 प्रिमिटिव जो ब्रावियस लाइटाइसिस होते हैं उसमें से 3 बॉडी सेंटर हो सकते हैं। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तैयार है आप लोग? यस। सो ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ना और तुरंत अपना आंसर भी आप मुझे चैट करते रहना। देखो अनदर क्वेश्चन ऑफ द नीट 2021 सीरीज। क्या है क्वेश्चन? राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है ना, मतलब कौन सा प्रिमिटिव यूनिट सेल लिया जा रहा है? HCP। अरे भाई HCP देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है। HCP का रैंक क्या होता है? रैंक मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल। उस यूनिट सेल में कितने एटम्स है? और अपने HCP में कितने एटम होता है? 6 एटम होते हैं। ठीक है ना। और अपन ने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिख के दिया था आपको क्लास में। द टोटल नंबर ऑफ T voids इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। एंड O void क्या होता है? इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। तो भैया यहाँ पर HCP के बारे में बात करी जा रही है। HCP का Z हो गया 6
तो टी वॉइड कितने हो जाएंगे, टी वॉइड्स हो जाएंगे 12 बिकॉज ट्वाइस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, और ओ वॉइड्स कितने हो जाएंगे 6। सो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ऑलराइट, आशा करता हूँ बहुत सारे लोगों का बराबर आ रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग एकदम सिंपली ऐसे ही मक्खन की तरह आंसर दे रहे हैं, दैट्स करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन भले ही सिंपल है पर रिवाइज होना जरूरी है, क्योंकि 1-2 महीने के बाद जब आप टॉपिक पढ़ के हो चुका होता है तब आपको ये भूलने लग जाता है। इसलिए ये क्वेश्चंस इन ये वीडियो जो रहेगा ना, बस आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, देखते रहना है इन वीडियोस को। चलो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द थर्ड क्वेश्चन, देखो भैया ये ऑनलाइन में पढ़ाते पढ़ाते हमने ये क्या लिया था आपसे, देखो दिस इज माय ऑनलाइन नोट्स राइट, ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहा था तो यही पढ़ाया था आपको। क्या बोला गया है, एटॉमिक रेडियस पूछा है किसमें, बीसीसी में, जिसका एज लेंथ है 288। देखो भाई बीसीसी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं बस आपको आंसर क्या है वो नहीं बता रहा हूँ, उसका पूरा एक बेसिक थ्योरी आपके सामने दिख रही है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर एंड दे टच ईच अदर अलोंग द बॉडी डायगोनल। ये बीसीसी होता है ना। बीसीसी होता क्या है भाई, ये बीसीसी होता है। तो अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पर ये 3 एटम्स लगाए अपन ने, अरे 3 एटम किसके, ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a होती है, and that is why the radius atom, considering atom to be a spherical, तो radius of that atom r, ऐसे 4r जब मिक्स कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो आपको एक बॉडी डायगोनल दिखेगा। ये देखो ये वाला बॉडी डायगोनल है, यहां से लेकर के यहां तक का। सो दैट इज वाई यहाँ पर रिलेशन आता है बॉडी सेंटर के लिए, बॉक्स कभी नहीं भूलना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स रहेगा, ठीक है ना। 4r इज इक्वल टू √3, तो अगर ऐसा है तो रेडियस क्या हो जाएगा भैया, √3a/4। देखो भाई √3a/4 ऐसा किधर है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। कहां पर है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अरे क्लियर है, आ गया आपका, वेरी गुड। आपको आंसर करते रहना है, ठीक है ना, कीप आंसरिंग अलोंग विथ मी। चलो देखते हैं, इसका तो यूं आना चाहिए, जेई मेंस 2020, जेई वाले जाग जाओ, अरे बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेई। Which of the following compound is likely to show both Frankel as well as Schottky defect in a crystalline form? अरे बता सकते हो आप, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप अगर हमारे नोट्स आपने देखा है तो मैंने जब जब ये शॉटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट दिया था आपको, तो उसके एंड में ये एग्जांपल को ऐसा बॉक्स करके दिया था, ठीक है ना, ये एग्जांपल को ऐसे बॉक्स करके दिया था। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज AgBr, ठीक है ना। NaCl, KCl है ना, ये तो क्या है आपका शॉटकी दिखाते हैं, ठीक है, और ये फ्रैंकेल, ये बाकी के सीजियम क्लोराइड वगैरह दिखाएंगे, परंतु AgBr ऐसा है, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है ना, उसके साथ AgBr ऐसा है कि ये दोनों डिफेक्ट्स दिखा देता है, और इसको स्पेसिफिकली बॉक्स कर दिया था अपन ने, और इस साल जेईई मेंस ने पूछ लिया, ठीक है, पिछले साल 2020 में पूछ लिया था, दैट इज AgBr। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। AgBr शोज बोथ द डिफेक्ट्स, शॉटकी भी और फ्रैंकेल भी। शॉटकी में क्या होता है, कैटायन एनायन दोनों गायब हो जाते हैं, और फ्रैंकेल में वो कहीं गायब नहीं हो जाते, वो बस डिसलोकेट हो जाते हैं, वो बस क्या हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। चलो भैया फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से आंसर करना। जेईई 2019 का क्वेश्चन है, देखो जेईई मेंस 2019, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ऐसा कौन है, ये थ्योरी पार्ट में आता है, और जब पढ़ाया तब ये पॉइंट्स कवर किए रहते हैं अपन ने। अरे बोलो क्या होता है, व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, सर हमको तो पहले पीजो इलेक्ट्रिक होता है क्या, यही याद नहीं है अभी। अरे ऐसा मत कर बेटा, पीजो इलेक्ट्रिक मतलब क्या है, ऑन अप्लाइंग द मैकेनिकल स्ट्रेस द मटेरियल स्टार्ट्स गिविंग द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है ना, ऐसे मटेरियल को अपन बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और वो होता है, बेस्ट एग्जांपल इज क्वार्ट्ज। Quartz is a piezoelectric material. Applying mechanical stress, electric potential is generated, ऐसा, ठीक है। So that's a information based question। और आगे चलते हैं, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन। अच्छा इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा बहुत अच्छे से 2019 पर, ये जेईई में भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, दिस इज जेईई मेंस लेवल क्वेश्चन आल्सो, तो इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर क्विकली। देखते हैं कौन फास्ट आंसर करेगा इसका। देखो क्या है भैया, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड by a cation C, है ना, C cation है हमारे पास, और anion A, ठीक है, the anion forms hexagonal close packing and cation occupies 75% of the octahedral voids। अरे बोलो क्या आंसर हो जाएगा, HCP बना रहा है, कौन बना रहा है HCP, anion बना रहा है HCP, और ये कहां जा रहा है, 75% of the
ओवॉइड्स 70, पूरे नहीं, सिर्फ 75% में ही जा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ए कितने हैं हमारे पास, ए जो Z होता है HCP का, देखो HCP का Z कितना होता है, अभी अभी अपन ने पीछे भी डिस्कस किया, HCP का Z होता है भैया 6 होता है, 6, राइट। तो ये 6 है ना, 6 एटम्स आर प्रेजेंट इन द 1 HCP यूनिट सेल। और C कितने होंगे टोटल, अगर ऑक्टाइडल वॉइड की बात करें जाए तो फिर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाइडल वॉइड होते हैं, पर उसका वो जो 6 ऑक्टाइडल वॉइड है उसका 3/4 आपको लेना है, क्योंकि 75% जो बोला है, 75% मतलब क्या, 3/4 0.75। तो ये करने से कितना दिखेगा आपको, देखो इसको अगर मैं देख, ऐसा हो जाएगा ये ऐसा, C 4.5, A 6, या फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो C 9, A 12, या फिर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो C 3, A 4। अरे सिंप्लीफाई कर दिया, आ गया, यस ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत सारे सही जवाब। सो C3A4 इज द करेक्ट आंसर, है ना, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। नीट और जेईई मेन का सिंपल लेवल का ये क्वेश्चन आराम से बन पाएगा। सो चलते आगे, सी ऑप्शन वाज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये तो जेईई मेंस एम्स में पूछा गया था 2019 में, और अभी क्योंकि एम्स और नीट कंबाइन हो चुका है और बहुत सारे एम्स के सवाल जेईई मेंस में भी पाए गए हैं, तो ये दोनों के लिए बेहतर सवाल होगा देखो, और बहुत बढ़िया से आराम से डिस्कस भी करेंगे इसको। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इसके ऊपर स्पेंड सम टाइम एंड देन ट्राई टू चेक योर आंसर्स, देखो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स। जेईई मेंस और एम्स दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब क्योंकि एम्स नीट में मर्ज किया गया है और एम्स आपने नीट में भी देखा हुआ, इस साल के नीट में असर्शन रीजनिंग भी पूरा इन्वॉल्व कर दिया है, 2-3 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उसमें अंदर। क्यों, क्योंकि एम्स में पहले ये पैटर्न हुआ करता था असर्शन रीजनिंग का, अब ये नीट में भी आ चुका है। सो नीट का भी थोड़ा सा लेवल हम बोल सकते हैं कि भैया बढ़ गया है अभी, ठीक है। सो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, देखो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में पढ़ते हैं अपन कि A 0.8 O है, मैं मान के चलता हूं, लेट्स कंसिडर कितने 100 A 0.8 O। अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ AO, जो A का ऑक्साइड है, ठीक है ना, इसके मान लूं तो हमारे पास टोटल A हो जाएंगे 80 हो जाएंगे और O हो जाएंगे कितने 100। अरे यस और नो, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इस चीज को, 100 ले लिए मॉलिक्यूल्स अपन ने, 100 ऐसे मॉलिक्यूल, तो A कितना हो जाएगा 80 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल्स। और ये जनरली अगर कुछ नहीं बोला है तो ये क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है ऑक्साइड, अरे बेटा ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है O2- होता है। अच्छा ये A क्या है, A 80 है ना, आउट ऑफ दोज 80 एटम्स ऑफ A, उसमें से कुछ A2+ है, कुछ A3+ है, कुछ A2+ है, कुछ A3+ है। अरे समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब देखो हमें पता ही नहीं कि कितने A2+ और कितने A3+। मैं मानता हूं X एटम्स आर A2+ एंड 80-X कितने रहेंगे A3+ रहेंगे। ये समझ में आ रहा है कि देखो पहले तो हमने क्या कर दिया, देखो हमने क्या कर दिया, आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है 80 A है, देखो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे इसको, मैं देखो ऐसे लिखता हूं, ये देखो A2+ भी है और A3+ भी है। A2+ कितने ले रहा हूं मैं, X मॉलिक्यूल्स, X एटम, सॉरी X आयंस आर X A2+ के हैं, तो 80-X किसके बच जाएंगे A3+ के बच जाएंगे। बट अगर ये AO बन चुका है इसका मतलब इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज सेम रहना चाहिए, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो 2x मतलब क्या, एक के ऊपर 2 पॉजिटिव, ऐसे x है ना तो 2x पॉजिटिव चार्ज, और एक के ऊपर 3+ चार्ज है इनटू 80-X, तो ये टोटल 3+ वाला पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल नेगेटिव चार्ज। वी आर ओनली कंपेयरिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, नॉट विद द साइन, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस 240 - 3x इज इक्वल टू, ये आ गया 200। तो भैया ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, x की वैल्यू आ जाएगी 40। इसको सॉल्व कर लो ना, x की वैल्यू आ जाएगी देखो, तो 3x - 2x, x इज इक्वल टू 40। अरे x 40 आ गया, x 40, पर टोटल ये x क्या है A2+ है ना,
तो फ्रैक्शन ऑफ A2 प्लस आयंस मतलब क्या, A2 प्लस आउट ऑफ टोटल A। फ्रैक्शन पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है, टोटल A2 प्लस कितने 40 डिवाइडेड बाय टोटल कितने भैया 80, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। अरे कौन सा आंसर हो गया हमारा, सी। यस, सी आंसर है। तो ये बढ़िया और बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और आपको आना चाहिए था, इतने समय में तो आना ही चाहिए था, ठीक है ना। तो ही आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, तो ही आपने सॉलिड स्टेट मन लगा के पढ़ा हुआ है। और ये नीट और जेई का फेवरेट सवाल है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, नीट और जेई का फेवरेट सवाल है। अगर आपको नहीं जम रहा था, नहीं आया था आंसर, पॉज करके प्रॉपरली नोट करो सॉल्यूशन, देन यू मूव अहेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो जबरदस्त, ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ HCP क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर। अच्छा, HCP में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स है भाई साहब, इधर तो आंसर पहले ही ब्लॉक हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन कॉपी करते समय कुछ तो गड़बड़ी हुई थी। सो चलो इसको आप क्या ही सॉल्व करेंगे, मैं ही बताऊंगा डायरेक्टली। देखो HCP में Z कितना होता है, सिंपल बात है, Z होता है 6, और इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, वो होते हैं 12, ठीक है ना, क्योंकि टू टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, ऐसा बोलते हैं। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, 0.5 मोल्स ऑफ HCP। देखो यहां पर एक लॉजिक आप दिमाग में रख लो, जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे ना उसका डबल टी वॉइड रहेगा। लॉजिक क्या है हमारे पास, जितने नंबर ऑफ एटम्स उसका डबल टी वॉइड, तो सिंपल है ना, सिंपल है। 0.5 मोल ऑफ HCP हमारे पास, तो उसका डबल मोल क्या रहेगा, टी वर्ड्स रहेंगे, 0.5 मोल्स, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, टी वर्ड्स क्या होता है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द Z, ठीक है, 2 टाइम्स द Z, और नंबर ऑफ एटम्स इन HCP। अब हमारे पास HCP में कितने बोल रहे हैं, देखो 0.5 मोल HCP, ठीक है ना, 0.5 मोल HCP क्रिस्टल्स है, ठीक है। तो उसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, 0.5 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 1 मोल टी वॉइड हो जाएंगे अपने पास, सिंपल बात है, क्या 1 मोल टी वॉइड हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, एकदम सिंपल है, ट्वाइस कर देना है बस आपको, और इसीलिए आपका ये आंसर क्या हो गया 6 × 10⁻23 हो गया, 6 × 10⁻23। एक बात याद रखो, इन HCP there are 2 voids per atom, there are 2 voids per atom, तो उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻23। कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, देयर कैन बी अदर मेथड्स आल्सो, बट मैंने ये सिंपलेस्ट बता दिया। अगर आपका लॉजिक बैठ नहीं रहा है तो आप लोग और भी 1-2 मेथड से कर सकते हो। भाई साहब जबरदस्त सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन NaCl। NaCl में कौन से प्रकार का डिफेक्ट होता है, तो मैंने आपको फिर से इसका आंसर कहां पर हमने पढ़ा है, और वो ये क्यों दिखा रहा हूं पता है, क्योंकि अपना एक विजुअल इफेक्ट रहता है ना। हाँ अरे यार, हाँ यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर पढ़ा था, वो थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग में अंदर घुसते जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट्स के भी एक फोटो डाले साथ में, ताकि आपको और थोड़ा सा विजुअली माइंड में घुस जाए, और फिर जिंदगी में चाहो तो भी ना भूल पाए, ठीक है ना। तो NaCl में कौन सा डिफेक्ट होता है, NaCl में सिंपल बात है कि भैया जब सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होती है कैटायन और एनायन की, तो वहां पर तो शॉर्ट की होना है, वहां पर तो कौन सा होना है, शॉर्ट की। और यहाँ पर शॉर्ट की में और कौन कौन होते हैं, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr। देखो AgBr को मैंने ब्लॉक करके रखा है, जो आपको मैंने बोला था ना, ये ऐसे करते ही अपन, राइट, क्योंकि AgBr दोनों डिफेक्ट दिखाता है। ऑलराइट, चलो तो इसमें कोई ज्यादा टाइम स्पेंड करने की बात है ही नहीं। हाँ चलो, ये कौन बताएगा, करना है आपको, चलो put the answers, guess the answers. The ratio of number of atoms present in simple cubic, body centered cubic and face centered cubic structure respectively। देखो भाई ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC एंड FCC। इनका Z क्या होता है, इनका Z क्या होता है, इसका तो 1 होता है, इसका होता है 2, और इसके होते हैं 4। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूबिक कितने हैं, 1 है, BCC में 2 है, और FCC में कितने हैं, 4 है। तो उसके हिसाब से हो गया 1:2:4। किधर है आंसर, अरे हो गया जो बस आपको रैंक पता रहनी चाहिए थी, मैं जैसे मैट्रिक्स का रैंक निकाला वैसे इसका एक रैंक पता रहना है। व्हाट इज रैंक, नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल।
चलो ये तो सिंपल था, एकदम सिंपल कैटेगरी, पर फिर भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, हम का थोड़ी ना वही बोल रहे हैं, राइट। इन एफसीसी डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड इज, जबरदस्त, ये क्वेश्चन मैं हर साल कराता हूँ, इस साल भी कराया है, और एम्स ने पूछा है 19 में, तो जेई मेंस भी पूछेगा, बोलिए, और क्लास में कराया तो आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगा मैं, है ना। इन एफसीसी डिस्टेंस बिटवीन द टू टेट्राहेड्रल, सबसे पहली बात तो टेट्राहेड्रल वॉइड का एफसीसी में लोकेशन क्या होता है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड का एफसीसी में बेटा लोकेशन क्या होता है, एकदम सिंपल है, हम एक बॉडी डायगोनल निकाल लेते हैं एफसीसी में, क्या करेंगे, बॉडी डायगोनल ऐसे निकाल लेते हैं एफसीसी में, देखो ये है बॉडी डायगोनल, बॉडी से सीधा गुजरता हुआ, है ना, अंदर से घुस रहा है बेचारा। चलो तो यहाँ इसका सेंटर और इसका 1/4 डिस्टेंस, देखो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a, पर उसका 1/4 डिस्टेंस पे अगर मैं पहुंच गया, दैट इज √3a/4 डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम ईच बॉडी डायगोनल, सॉरी फ्रॉम ईच कॉर्नर, यस, सो किसी भी कॉर्नर से अगर √3a/4 डिस्टेंस अगर मैं अलोंग द बॉडी डायगोनल जा रहा हूं, अलोंग बॉडी डायगोनल जा रहा हूं टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या हो जाएगा, आपको एक ये टी वाइड मिलेगा, मतलब दिस इज द लोकेशन ऑफ टी वाइड। कहाँ है सर, ये देखो ये जो रेड स्पॉट कर रहा हूं मैं, ये टी वाइड है हमारा, ये टी वाइड है। ऐसे ही इधर से भी बॉडी डायगोनल निकलेगा, अरे बच्चे समझ में आ रहा है तुमको, इधर से भी बॉडी डायगोनल निकलेगा और यहाँ पर भी हम लोग टी वाइड बना लेंगे, ये ऐसे टी वाइड। अब देखो सिंपल बात है, इन दो टी वाइड्स की अगर बात करूंगा मैं, कौन से टी वाइड्स, देखो ये दो टी वाइड की अगर बात करूंगा तो वो तो डिस्टेंस हो जाएगा √3a/2 हो जाएगा, बट अगर अपन बात करेंगे इन दो टी वाइड्स की, देखो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये जो टी वाइड है उसके लिए मैं इधर एक सेपरेट डायग्राम निकालूंगा, देखो ये ऐसा वाला, मान लीजिए ये वाला है आपका बॉडी का सेंटर, ये है आपका ये लेफ्ट वाला कॉर्नर, ए बी और ये सी, ऐसा वाला है, ठीक है ना, ए बी सी, तो ए बी लेंथ कितनी हो गई, ए हो गई, बिकॉज दिस इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, ए, और यहाँ पर है आपका एक टी वाइड और इधर एक टी वाइड है, ये दो सेपरेट बॉडी डायगोनल थे, अपन को इसकी लेंथ पूछी जा रही है भैया, अरे इसका लेंथ कैसे निकलता है, दिस इज ये क्या, कौन सा ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, जब दो साइड्स इक्वल होंगे, 10th का कुछ याद आ रहा है, 10th में ऐसा एक थ्योरी पढ़ा है आपने, क्या बोलते हैं उसको, प्रमेय सिद्धांत, है ना। सो ये 10th में था, जब किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं और उनके मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो उसकी लेंथ होती है हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तो उसकी लेंथ होती है हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तो ये कितना हो गया, ये भी एक टी वाइड था, ये भी एक टी वाइड था, उसके बीच में का डिस्टेंस हो गया a/2, अरे कौन सा छोटा है, √3a/2 की a/2, सिंपल सी बात है भैया, a/2 ही है, दैट मींस व्हाट इज आवर आंसर, √3a/2 है क्या, नहीं है, √3a/4 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा आंसर है a/2 इज आवर आंसर, समझ में आ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, वो रहेगा a/2, याद रखना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको याद रखना है, ठीक है, चले आगे, ओके लेट्स मूव अहेड, ये देखो नेक्स्ट है, देखो जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो व्हेन इट इज हीटेड, चलो टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड गिव द सजेशंस, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो व्हेन इट इज हीटेड, the anionic sites occupied by unpaired electron due to F center, बताओ भाई क्या सही होगा, आपको क्या लगता है, what is the correct answer in this? सबसे पहली बात तो जिंक ऑक्साइड को जब अपन हीट करते हैं तो यस इट गेट्स येलो, ठीक है ना, वो येलो बन जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता होगा, जिंक ऑक्साइड जब हीट करते हैं अपन इसको, ये ओरिजिनली व्हाइट होता है, ठीक है ना, जब इसको मैं हीट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, येलो बन जाएगा, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सम ऑफ द ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है ना, एनायन जो होता है वो निकल जाता है, जिसके कारण कैटायनिक एक्सेस दिखने लग जाएगा, आपको कैटायनिक एक्सेस दिखने लग जाएगा, तो कैटायनिक मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया ना, कैटायनिक ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ऑक्सीजन लिबरेट हो जा रहा है, जिसके कारण एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया आपके पूरे सॉलिड में, Zn जिंक ऑक्साइड के सॉलिड में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एफ सेंटर्स, जिनके कारण कलर भी जनरेट होता है, कलर इज इम्पार्टेड ड्यू टू द एफ सेंटर्स, ऐसा बोलते हैं अपन, सो वही तो देखने मिल रहा है, ठीक है ना,
सबसे पहली बात तो ये एक नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना, जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होगा। सो ऑब्वियसली बात है, पहला असर्शन तो करेक्ट है, ये येलो हो जाता है। और एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय अनपेड इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर्स, वो सही बोल रहा है ना, जब ऑक्सीजन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसके कारण वो एनायनिक साइट जो थी वो उसके जगह भी एनायन नहीं है, ऑक्सीजन गया और वहां पर है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो both assertion and assumptions are true and they are correct explanations of each other because unpaired electron के कारण Farbs-Ender color producer, ठीक है ना, F center को क्या बोलते हैं अपन, Farbs-Ender color producer। All right, I think आपने गेस किया है, सही किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त, एज इट इज। अगर आप नोट्स अगर ठीक से नहीं पढ़ रहे हो ना तो वाट लग जाएगी आपकी, ठीक है ना। और नोट्स अगर लाइन बाय लाइन किया है तो देखो सीधा 4 मार्क, +4 +4 +4 करते ही जाएंगे भाई साहब। देखो क्या है, MnO फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पर एक ही अकेला एग्जांपल लिखा है अपन ने वैसे तो, ठीक है ना, कौन सा है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। MnO तो लिख के ही दिया है भाई आपसे। चलो सो इसमें देखो डाइपोल की मूवमेंट कैसे रहती है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और इसके कारण क्या हो जाता है, नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0। तो फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक। पैरा, इसके पहले कौन होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक क्या है, सारे ऐसे होते हैं, देखो सारे ऐसे होते हैं, ये होता है पैरामैग्नेटिक। और एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक तो हाईली पोलराइज होगा। फेरोमैग्नेटिक एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक, फिर ये चौथा और ये पांचवा है आपके सामने, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स आप लोग स्क्रीनशॉट रखो आपके साथ, या व्हाटएवर यू आर डूइंग, आई डोंट नो इफ यू हैव नोट्स तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर याद रखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट रखना है। MnO इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, जो कि डाइपोल मोमेंट 0 रखता है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। चलो आगे जाते हैं। यस, टेक योर टाइम एंड डू दिस क्वेश्चन परफेक्ट। भले ही ये नीट में क्वेश्चन आया ना, मैं तो बोलूंगा भैया जेई मेंस का एक अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है ना, जेई वाले ने भी पूछना ही चाहिए और पूछेगा भी, चिंता मत करो। बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी होते रहते हैं, रिपीट होते रहेंगे। ये तो जेई नीट 2018 का है, बट जेई वाले के लिए भी बहुत काफी शानदार सवाल है। चलो कर लो। आयन एक्सिबिट्स बीसीसी स्ट्रक्चर कहां पर, एट रूम टेम्परेचर, एंड जब उसको 900 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया गया तब वो बन गया एफसीसी। तब वो बन गया। सर हमको तो क्वेश्चन पढ़ने में ही समय लग रहा है। बेटा यही तो, आप लोग रीडिंग कम कर रहे हो, इसका मतलब आपकी रीडिंग बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है ना। जितना रीडिंग हैबिट रहेगा आपका, एनसीईआरटी पढ़ो ना आप लोग, ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़ो, न्यूज़पेपर तक पढ़ो। अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है ना, जल्दी से सर क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद माइंड में कैप्चर नहीं होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है और रीडिंग हैबिट नहीं है आपको, इसलिए आप क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो। पहली बार पढ़ा तो क्वेश्चन सही तरीके से इंटरप्रेट हो जाना चाहिए, तभी तो स्पीड बढ़ेगा। और नीट में तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पीड। चलो, एट 900 डिग्री सेल्सियस, तो 900 तक हीट कर दो, तो भैया क्या हो गया, एफसीसी बन गया। तो यहां पर Z कितना होता है, बीसीसी में Z होता है 2, एफसीसी में Z होता है 4, है ना, ये पता है अपन को। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको बताऊंगा कि 4R इज इक्वल टू √3a, क्योंकि बॉडी डायगोनल कितना होता है √3a, और उसमें 4R बैठ रहे थे, आपको मैंने लेक्चर के बिगिनिंग में, इस वीडियो के बिगिनिंग में आपको बताया है। एफसीसी में 4R इज इक्वल टू √2a, दैट इज फेस डायगोनल a, इसका अगर फेस डायगोनल निकाला जाए तो √2a आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, the ratio of densities of iron at room temperature to that of the density of iron at 900 degree Celsius। वाह, सो मतलब ये कुछ ये पूछ रहा है, देखो डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट 900 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास फॉर्मूला है Zm अपॉन Na/AQ, Zm अपॉन Na/AQ। तो ये Z BCC वाला पुट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर Z FCC वाला पुट करेंगे, Zm अपॉन Na/AQ। अरे भाई यहाँ देखो, ये M मोलर मास तो वही रहेगा, Na कट जाएगा, सो बस बचेगा क्या अपने पास, Z ऑफ BCC डिवाइडेड बाय Z ऑफ FCC इनटू AQ, डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, A³ ऑफ FCC डिवाइडेड बाय A³ ऑफ BCC। अरे रख दो ना, यहाँ पर A का रिलेशन आ जाएगा ना आपको, 4R/√3,
और ये 4r/√2, 4r भी कैंसिल कर दो, है ना। ZBCC 2, ZFCC 4, ऐसा सब रख दो और आप आंसर कैलकुलेट करने का प्रयास करो। आई एम श्योर यू विल गेट डी ऑप्शन। ज्यादा समय नहीं हमारे पास, इसका आंसर आपको मिलेगा क्या, डी आंसर मिल जाएगा। अरे समझ में आया, एकदम सिंपल सवाल था ये, ठीक है, एकदम सिंपल ही सवाल है, पर थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स डाल दिए इसमें, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा फैक्ट है जो कि आपने पढ़ा के रखा हुआ रहता है, 4r=√3 फॉर BCC, ऐसा वाला, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। हम लोग बस टेम्परेचर देख करके गजब का कुछ तो टेंशन लेने लग जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। 15th क्वेश्चन, अब तो ये यूं से सवाल हो जाएगा, यूं ही हो जाएगा। अरे कौन सा आंसर है, फटाफट बता दीजिए। Which of the following arrangement shows schematic alignment of the magnetic moment of anti-ferromagnetic substance? एंटी-फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, सारा डाइपोल मोमेंट जीरो होने वाला था। ऐसा कौन है इधर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यही है, डी ऑप्शन है। अरे क्लियर, डी ऑप्शन है, ठीक है। आप देख रहे हो नोट्स में आपको बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। सो बस आपको क्या करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नोट्स में कोई भी चीज मत रखो जो आपको याद नहीं रहती है। और ये सिंपल, अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन बढ़ते आगे। एफ सेंटर इज एनायन वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी अपन ने बात किया ना, ये देखो यहाँ पर, ये आपको मैंने तब नहीं दिखाया था पर अभी दिखा रहा हूँ, देखो। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में यहाँ पर देखेंगे, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायन हीट करने से सपोज मान लीजिए मिस हो गया, गायब हो गया, बाय लीविंग इलेक्ट्रॉन बिहाइंड। अरे एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, एक एनायन है, ठीक है ना, इसलिए वो अनपेड ही रहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कलर रिप्रेजेंट करते हैं, इंपार्ट करते हैं। देखो फार्म सेंटर, फार्म मतलब कलर, यहाँ पर लिखा है, ये होता है एफ सेंटर, ठीक है ना, जो एनायन गायब हो गया और इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। अरे गेटिंग दैट? सो जैसे KCl में होता है, NaCl में होता है, अलग अलग कलर मिलते रहेगा आपको। सो ये कौन है, एनायनिक वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय अनपेड इलेक्ट्रॉन, नॉट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस वो जल्दबाजी में अपन गलती कर सकते थे उसमें। तो ये सारे देखो प्रीवियस ईयर, रिसेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। अब और थोड़ा पीछे जाएंगे, बट मैंने वो क्वेश्चंस को लिया है जो सच में इंपॉर्टेंट है, जो फिर से रिपीट भी हो सकते हैं, एंट्रेंस में आ सकते हैं, भले ही वो थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन रहेंगे, बट वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उन्हीं को मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए, इसलिए अपन ने क्या किया, टॉप 30 PYQs इंक्लूडिंग जेई मेंस एंड नीट। तो उनके लिए जिनको सही में प्रिपरेशन करना है, फास्ट प्रिपरेशन करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉलिड इज, नेटवर्क सॉलिड कौन है, यहाँ पर देखो सिंपल बात है भैया, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो एक आयनिक सॉलिड होता है, NaCl आयनिक सॉलिड है। डायमंड इज अ नेटवर्क सॉलिड। डायमंड क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये तो उल्टा, सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं डायमंड में, ठीक है। ड्राई आइस CO2, ये ड्राई आइस जो होता है, सॉलिड CO2, ये कोवैलेंट सॉलिड माना जाएगा, बट इट इज नॉट अ नेटवर्क सॉलिड, नॉट एज बिग एज डायमंड, ठीक है ना, वैसा नहीं है। आयोडीन, ये भी एक नॉर्मल है, मॉलिक्यूलर है, वो तो मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो, सो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा सीधा, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर रख दिया है, इसको इन्वॉल्व किया है। यस, इसका आंसर बताओ भाई, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मुझे देखना है कि सच में आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते उसको। लेट मी वेट फॉर सम टाइम, आपको टाइम दूंगा इसको क्वेश्चन करने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फ्रैंकेल डिफेक्ट इज फेवर्ड। अरे जल्दी यार, जल्दी, आप लोग का आंसर्स आने चाहिए, ठीक है ना। Frankel defect is favored in those ionic compounds in which sizes of cation and anion are almost equal. एकदम शुरुआत में मैंने अभी बात किया था, लेक्चर के बिगिनिंग में भी मैंने यही डिस्कस किया था कि फ्रैंकेल डिफेक्ट कब होगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट कब होगा, जब कैटायन और एनायन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, नॉट इक्वल। शॉर्टकी में इक्वल होता है, तभी तो वो गायब हो सकते हैं, पर फ्रैंकेल में ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया इसको, ठीक है ना। फ्रैंकेल में देयर साइज इज हैविंग सम डिफरेंस एंड दैट इज व्हाई दे जस्ट डिसलोकेट, वो गायब नहीं हो सकते, शॉर्ट आउट नहीं हो सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग, दे आर
नॉट शॉर्ट आउट, ठीक है ना, वो वहीं पर है। एंड इसलिए भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये ए तो है ही इनकरेक्ट। इसमें क्या देखो, FeO 0.98, देखो मतलब कम कौन पड़ गया, नॉर्मली FeO हो सकता है 1:1 रेशियो में, पर अभी ऑक्सीजन कर दिया 0.98, मतलब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है कि एनायन एक्सेस डिफेक्ट है, कौन सा पकड़ेंगे भाई इसको, कौन सा पकड़ेंगे। यहां तो अगर ऑक्सीजन 0.98 है तो आयरन भी 0.98 होगा, अगर ऐसे होता तो वो मेटल मैच कर लेगा, ठीक है ना, 1:1 रेशियो में, परंतु यहाँ पर आयरन की क्वांटिटी ज्यादा है। देखो ये Fe 0.98O देता ना, तब वो रहेगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तो ये आई डोंट नो नीट ने इसका आंसर क्या दिया था, या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक था कि क्या था, बट यहाँ पर ए और बी दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अगर ये रहता तो मेटल डेफिशिएंसी होती, ठीक है, इज इट क्लियर। और ये तो क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया था, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ द क्रिस्टल विद शॉर्टकीज डिफेक्ट, यस भाई, शॉर्टकी में दोनों कैटायन एनायन गायब हो जाते हैं, इसलिए जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ मास रहेगी वो घट जाएगी, एंड दैट इज व्हाई डेंसिटी विल डिक्रीज। एंड NaCl इज अ इंसुलेटर, यस सॉलिड लिखा है बच्चे, ठीक है ना, सॉलिड है इसलिए वो इंसुलेटर रहेगा। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज अ कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज अ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, डिस्कस किया अपन ने शुरुआत में। तो ये दोनों सही है, ए और बी इनकरेक्ट है। तो दो आंसर यहाँ पर हो रहे हैं, ए और बी दोनों आंसर हो रहे हैं। मैं तो ये क्वेश्चन पर्पसफुली इसलिए लिया कि ये सारी थ्योरी आपको बहुत काम आएगी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना इसमें से बिल्कुल पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया था क्वेश्चन। और यहाँ पर दो आंसर्स हो रहे हैं, याद रखना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, मेटल क्रिस्टलाइजेशन FCC, ठीक है, हेडलाइन दे दिया गया है, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल्स। अरे सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा दो एटम्स के बीच में, प्योर FCC, हाँ प्योर FCC है ये एक प्योर FCC है। तो सिंपल बात है, 4r = √3a में 3 एटम होते हैं, तो इन 3 एटम में से ये 2 एटम के बीच में का डिस्टेंस निकालना है मुझे, क्या करूंगा मैं, हाँ क्या करूंगा, √2a/2 कर दूंगा ना। ये 2 एटम्स प्योर FCC में क्वेश्चन पूछा है ना, इधर सिर्फ इतना ही पूछा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा a/√2, अरे कितना हो गया a/√2, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा बोल दिया है क्या, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स इन द FCC, ठीक है, सिंपल था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा, कौन बताएगा, हो गया, अभी हो गया, इसका तो आंसर हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ऐसा किसके कारण होगा, अरे बोलो तो यार, जल्दी बोलो, मचा दो, धूम मचा दो, क्या ये प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। किसी को बहुत अच्छा समझा था जब पढ़ा था, पर उसने प्रैक्टिस ही नहीं किया, सब भूल गया, ठीक है ना, वो अननेसेसरी फोकट के फॉल्स कॉन्फिडेंस में है कि बहुत कुछ पढ़ लिया है, अरे सब भूल गया तू, तेरा वाट लगने वाला। और वही अगर एवरेज बच्चा वो बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार रिविजन करते रहता है, उसका जबरदस्त रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसका जबरदस्त रिजल्ट आएगा, एकदम जबरदस्त। देखो ये किसके कारण होता है, मेटल डेफिशिएंसी की मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अभी अभी तो बोला था ऑक्सीजन जा रहा है तो मेटल ज्यादा दिख रहा है आपको इसमें, ठीक है ना, इसलिए तो वो येलो कलर आ रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, व्हाट इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स ये देखो, पहले वाले दो जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। जेईई मेंस ने 2016 में पूछा गया है ये सवाल, बार बार पूछेंगे ये सवाल, मैं पहले ही बता रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेटालिक एंड फेरोमैग्नेटिक, बेटा फेरोमैग्नेटिक पूछा है यहाँ पर, होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक वगैरह वगैरह। इसमें से ये है, देखो ये फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। इसके एग्जांपल क्या क्या लिखा है, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, CrO2 बोला है ना, जो इंपॉर्टेंट वो तो देंगे ही, हम मिस नहीं करेंगे बेटा, मिस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ाएंगे ही आपको। और ये डायरेक्ट नोट्स में से बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना, बस पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो। CrO2 इज द करेक्ट आंसर, क्रोमियम डाइऑक्साइड। और ये तो देखा ही था अपन ने, ये बाकी वाले क्या है, ये कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक है ना, जैसे किसका था MnO2 एंटी फेरोमैग्नेटिक था, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं, ये भी आपको मैंने पर्पसफुली नोट्स में से फोटो दिया है, ठीक है ना, जो आपके नोटबुक में भी ड्रॉ करके रखा हुआ है आपने,
कि ओवरऑल ये कौन सा डिफेक्ट है, ये पूछा है आपको। KCl 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 है, देखो यहाँ से कौन गायब है, अरे बच्चे कौन गायब है, K+ गायब है सर। यहाँ से कौन गायब है, Cl-, यहाँ से कौन गायब है, K+, यहाँ से कौन गायब है, Cl-, मतलब 2 K+ और 2 Cl- गायब है। भले ही इसका क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। गुजरात से आ गया ये, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बोला ना आपको। भले ही ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन पुराने हैं बट ये फोकस करना ही पड़ेगा अपन को इसको, कभी भी नीट पूछ सकता है इसको। तो देखो यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव मिस किया था और एक नेगेटिव मिस किया था, तो 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इज मिसिंग, ऐसा हो गया तो वो कौन है, शॉर्ट की डिफेक्ट। और बस वो डिसलोकेट हो चुका है, जैसे यहाँ पर वैकेंसी हो गई है और यहाँ पर इंटरस्टिशियल क्रिएट हो चुका है, डिसलोकेट होकर के दूसरी जगह चला गया, तो वो तो इंटरस्टिशियल या फिर फ्रैंकल में माना जाएगा। सो यहाँ पर क्योंकि KCl डायरेक्टली गायब हो चुके हैं, दे आर शॉर्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम, इट इज अ शॉर्ट की डिफेक्ट, इट इज अ शॉर्ट की डिफेक्ट। जबरदस्त, ग्रेट। सिंपल सवाल, AFMC का सवाल है। एज लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 400 picometer, its body diagonal in picometer would be, picometer में इसका बॉडी डायगोनल कितना रहेगा। अरे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। एज लेंथ दिया हुआ है मतलब A दिया हुआ है और बॉडी डायगोनल पूछा। अरे बॉडी डायगोनल होता ही क्या है, √3a होता है, बस मल्टीप्लाई कर दो ना √3a से, ठीक है ना, √3 से मल्टीप्लाई करो, 1.732 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 1.732 क्योंकि √3 वही होता है इंटू 400, तो अप्रोक्सीमेटली वो क्या है, कितना आ जाएगा, डबल कर दिए तो 800, हाँ ये हो जाएगा 693, ये हो जाएगा कितना 693, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, AFMC का था पर ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस प्रेजेंट इन द, क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज, अरे BCC में पैकिंग फ्रैक्शन सबके याद चाहिए आपको, देखो एक बार रिवाइज कर लेते। पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, हाँ सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, 52%, इतना भरा हुआ है तो फ्री स्पेस कितना होगा, समझ में आ रहा है, 48% फ्री स्पेस है, वो यहाँ पर वही पूछ रहा है, फ्री स्पेस पूछ रहा था, तो 48% क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस हो जाएगा। अरे BCC में भरा हुआ कितना है, 68% है, तो खाली कितना रहेगा, है ना, ये एम्प्टीनेस, फ्री स्पेस रहेगा। वैसे ही FCC में क्या रहेगा, भरा हुआ कितना है 74% है, तो खाली कितना रहेगा, 26% रहेगा। अरे समझ में आ रही है बात बेटा, तेरे को कौन सा आंसर लिखना है यहाँ पर, सर 32 लिखना है, सही जवाब 32 लिखना है। ये जब AIPMD रहा करती थी तब पूछते थे ऐसे क्वेश्चन, पर अभी JEE वाले भी पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की ओर, दैट लास्ट एंड द बेस्ट क्वेश्चन, यस। इन कैल्शियम क्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन इज, यहाँ पर क्या होता है बताए, गड़बड़ ये होता है कि भैया इंटरचेंज कर लेते हो आप, है ना, आंसर्स में इंटरचेंज कर लेते हो। देखते हैं व्हाट इज योर आंसर, और इसके बाद एक मैं बढ़िया सा एक बेहतरीन चार्ट दिखाऊंगा आप सबको, ठीक है ना। पहले इसका आंसर कर लो, व्हाट इज द आंसर, ट्राई टू गिव इट्स आंसर प्रॉपरली। आपको एक टेबल दे दिया है, आप अगर देखेंगे तो आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में इसका आंसर रहेगा। देखते हैं कौन आंसर कर पाएगा जल्दी से। एक टेबल दे दिया था जब टॉपिक पढ़ा तो टेबल दिया था, तो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, देखो कैल्शियम और फ्लोरीन। अरे भैया कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही होता है CaF2, क्यों होता है बताइए CaF2 फॉर्मूला ऐसा, क्योंकि कैल्शियम अगर यहाँ पर फ्लोराइड स्ट्रक्चर में चेक करें आप तो यहाँ कैल्शियम 2+, कैटायन पहली बार बड़ा होने जा रहा है, और फ्लोराइड ऐसे 2 है तो 2- मैच कर रहा है उसको, तो कैटायन बड़ा है और एनाइन छोटा है, बट जो छोटा होता है वो वॉइड्स में जाता है और ये जाता है आपका FCC बनाने, तो इसका वॉइड कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब देखो FCC बना रहा है तो उसका कितने कैल्शियम होने एक्सपेक्टेड है, 4, और फ्लोरीन कितने एक्सपेक्टेड है, T वॉइड कितने होते हैं, इसका डबल मतलब 8, इसलिए इसका इफेक्टिव फॉर्मूला आ गया CaF2। तो यहां से मुझे एक बात पता चल रही है कि कितने, सॉरी, फ्लोराइड एनायन जा रहा है T वॉइड में। T वॉइड का मतलब क्या होता है, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द 4 एटम्स, है ना, 4 एटम के बीच में फंसी हुई खाली जगह को अपन बोलते हैं T वॉइड। इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना।
अरे फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? पहली इंपॉर्टेंट बात है, फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों हो गया, क्योंकि वही टी वाइड में गया है। जनरली एनाइन वाइड में नहीं जाता है, पर यहाँ पर जाता है, फ्लोराइड में जाता है, ठीक है ना, फ्लोराइड में जाता है। अब ये कैल्शियम देखो, कैल्शियम कहाँ है, एफसीसी बना रहा है बेचारा, है ना। तो कैल्शियम, फ्लोरीन के बाजू में कितने कैल्शियम है वो चेक करना है आपको, फ्लोरीन के बाजू में कितने कैल्शियम है वो चेक करना है, ठीक है ना। तो वो आते हैं, देखो आपको 8 मिलेंगे, 8 क्यों, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी वाइड, जहां पर ये फ्लोराइड एनायन है, फ्लोराइड एनायन कहां पर है, टी वाइड में है। टी वाइड की पोजीशन क्या है, बॉडी डायगोनल में, अलोंग द बॉडी डायगोनल √3/4 डिस्टेंस पे। तो ये अगर ऐसा क्यूब इमेजिन करेंगे आप, तो ये देखो ये ऐसा वाला क्यूब है अपना, और सॉरी यहाँ पर ये गलत नहीं किया, अगर ऐसा क्यूब इमेजिन कर लिया अपन, तो इसका जो बॉडी डायगोनल है यहाँ पर आपका टी वाइड है, कहां पर है, यहाँ पर टी वाइड है आपका, और ऐसे इस क्यूब का बॉडी डायगोनल इस कॉर्नर पे टच कर रहा है। वैसे और 8 बॉडी डायगोनल्स ऐसे आकर के इसको टच करेंगे, और उन सब के पास ये क्या रहेगा आपका, टी वाइड रहेगा, उन सब के पास ये टी वाइड रहेगा। दैट इज व्हाई हम बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, कैल्शियम के बाजू में कितने फ्लोराइड रहेंगे, वो रहेंगे 8 रहेंगे, है ना। ये ऐसे ऐसे वाले, ये एफ है और ये कैल्शियम है हमारा, ऐसा है। सो दैट इज व्हाई व्हाट इज द आंसर, कैल्शियम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8, और फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन जा रहा है आपका टी वाइड में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 एटम के बीच में खाली जगह, दैट इज 4, तो 8,4। सो ये हो गया 25th क्वेश्चन नंबर हमारा, और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो 26th, बढ़िया सा सवाल है, 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, लास्ट के 6 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। सो यहाँ पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि द एक्सियल एंगल्स इन द ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइक्लिनिक एक सबसे फेमस क्रिस्टल सिस्टम होता है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सी है, तो आपको उसका आंसर में क्या लिखना है भैया, आपको इसके आंसर में क्या लिखना है, हाँ, ट्राइक्लिनिक। तो देखिए इसमें आपको मैंने ट्रिक भी बताया, कई तेरा वो राम, मन क्लीन तो सब क्लीन, हार गया रावण। और इसमें फिर यही सीक्वेंस क्यों फॉलो करना है, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है ना, पहला और लास्ट का रिलेशन A = B = C, सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड A = B नॉट इक्वल टू C, और बीच वाले कोई भी इक्वल नहीं है। पहले 3 अल्फा बीटा गामा 90 होते हैं, यहाँ पर हेक्सागोनल में 2 90 एक 120 होता है, रोम्बोहेड्रल में तीनों इक्वल है परंतु एक भी 90 नहीं है। और ट्राइक्लिनिक का स्पेशल बात यही था कि भैया उसमें कोई भी एंगल इक्वल भी नहीं रहता है और 90 भी नहीं रहता है, तो वो कौन सा है, वैसा तो ये सी में है। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए रखे, आगे वाले एग्जांपल्स भी आप लोग नोट करके स्क्रीनशॉट लेकर के याद करने की कोशिश कर लो। एक बार ये बेसिक लेवल प्रिपरेशन हो गया तो याद कर ही सकते हैं ना, ठीक है, बेसिक लेवल प्रिपरेशन हो गया तो याद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये इस चार्ट की मैं बात कर रहा था, जो जबरदस्त चार्ट होता है, इसको आप भूलना नहीं चाहिए, इसको बार बार रिवाइज करो, पेपर पे लिख के चिपका दो और उसको रिवाइज करते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अरे भाई साहब सिंपल क्वेश्चन है। देखो जब अपन स्क्वायर पैकिंग करते तो 2 टाइप का अपने को क्रिस्टल सिस्टम मिलता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक भी और बीसीसी भी जनरेट होता है। बस ए स्क्वायर टाइप लेयर अरेंजमेंट अगर है तो वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ सिंपल क्यूबिक बनाएगा, और ए बी स्क्वायर पैकिंग में ही ए बी अगर लेयर अरेंजमेंट है तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ आपको बीसीसी मिलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8 बीसीसी का है, और ये वैसे ही एफसीसी का 12, एचसीपी का 12। ये चार्ट ही जबरदस्त है भैया, इसी चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट चार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। भैया असर्शन बोला है सर, अभी अपन ने देखा ना, ग्रेफाइट कहाँ दिखेगा आपको, अभी अपन ने देखा है, ग्रेफाइट कहाँ दिख रहा है आपको, एक मिनट। अच्छा यहाँ पर भी है, देखो ये चार्ट है, देखो यहाँ पर देखो आप लोग, ग्रेफाइट किस में लिखा है, इट इज अ हेक्सागोनल, ऐसा हेक्सागोनल लेयर्स रहते हैं उसके अंदर, मतलब कुछ एम्प्टी स्पेस भी दिखेगा आपको, जैसे बोरिक एसिड का भी होता है, देखो वैसे हेक्सागोनल के लेयर्स हैं, ठीक है ना, हेक्सागोनल लेयर सिस्टम होता है ग्रेफाइट में, तो इधर टेट्रागोनल है ही नहीं, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ग्रेफाइट में, पाई इलेक्ट्रॉन होता है एक एक्स्ट्रा, एंड दैट इज व्हाई ये तो उसका तो आंसर पहला वाला तो पॉइंट वैलिड है ही नहीं आपके पास। नेक्स्ट है देखो, रीजन में दिया है
टेट्रागोनल सिस्टम जब होती है तो A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और अल्फा बीटा 90 और गामा 120। ऐसा तो हेक्सागोनल में होता है। देखो यहाँ पर हेक्सागोनल में A B नॉट इक्वल टू C और अल्फा बीटा 90 गामा 120 होता है। दैट इज व्हाई इसका ना तो असर्शन सही है ना तो रीजन सही है, बोथ आर इनकरेक्ट। तो बोथ आर इनकरेक्ट, assertion reasons both are incorrect, है ना। लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। The 29th question, which of the following gives the given magnetic properties of piezo? अच्छा, जीरो डाइपोल मोमेंट किसकी है? अरे भाई अभी अभी देखा है ना अपन ने, एंटी फेरोमैग्नेटिक जब होता है तो उसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है? जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो, प्योर, डायरेक्टली पॉइंट ही वैसा लिख के दिया है अपन ने, ठीक है ना, वही तो नोट करा था अपन ने। Last question. At 850 Kelvin, ferrimagnetic Fe3O4 changes to। देखो आपको एक पॉइंट बताता हूं कि जब आप किसी भी फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, इन सबको जैसे जैसे हीट करते जाएंगे, ठीक है ना, उन सारे अलाइनमेंट्स को एक लाइन में पेयर अप कर देगा, ठीक है ना, मतलब अलाइन कर देगा, एक सिंगल इसमें ही अलाइन कर देगा सारे डाइपोल मोमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई इट विल बिकम स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब है जब जब आप किसी भी ये तीनों कैटेगरीज, जो ये वाली कैटेगरी होती है, ये वाली कैटेगरी होती है, ये वाली कैटेगरी होती है, इन सबको हीट करते तो वो सब अंत में क्या बनने वाला है? अंत भला तो से भला, ठीक है ना, वो क्या बनने वाले? पैरामैग्नेटिक बनने वाला। और इसी के साथ हमारे ये 30 क्वेश्चंस समाप्त होने जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक है ना। अपना जो इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, ठीक है ना, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके इसके ऊपर सारे नोटिफिकेशंस पाते जा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहो, और बार बार इस वीडियो को देखने से आपको क्या है कि कॉन्फिडेंस बना रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस डे। थैंक यू।